Hi friends, what's up? Today is 22nd March 2017 and we are going to cover article of The Hindu. In this video we are going to cover the main article of The Hindu. For another analysis, please do check out our rest videos. So guys, let's start. Today's article is a brief history of the past 70 years. तो इसका सब हेडिंग है और all that the Congress could learn from Nehru, yet it wants to be responsible opposition party. यहाँ पर एक तरह का हालांकि इसे लिखा है पुलाप्रे बालाकृष्णन जी ने, और वो जो है किसी भी तरह से लीन नहीं है. उन्होंने कहीं किसी भी एंगल से वो किसी भी अपने डिसीजन पर लीन नहीं है. उन्होंने एक मॉडरेट यहाँ पे डिसीजन दिया है, जो कि हम लोग आज आर्टिकल में देखेंगे. तो आर्टिकल गोज लाइक दिस. पहला यहाँ से जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू हो रहा है. on the outcomes of recently concluded assembly election is that India is said to have same party ruling at the center. ये हालांकि बहुत लंबा स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक का है. तो हम देखते हैं कि ये जो इंट्रो है वो इंट्रो स्टार्टिंग कैसे हो रहा है. तो ये यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग किया है मैसिव विक्ट्री ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन उत्तर प्रदेश से. वहां से इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन दिया और ये क्लेम कर रहे हैं कि जो पार्टी अभी सेंटर में रूल कर रही है वही सेम पार्टी अभी मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में भी वही पार्टी रूल कर रही है. फिर ये बोलते हैं while this may have had some advantages in the past, such as for the decisive ending of stagnation after a century of colonial rule, a dispersion of power is desirable for our democracy. तो यहाँ से यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो भी अभी हो रहा है, जो भी सारी चीजें अभी हो रही है, जैसे कि ऐसा लगा नहीं था यूपी में कभी भी कि इतना मैसिव विक्ट्री हुआ, क्योंकि बहुत सारे बोल्ड स्टेप थे जो गवर्नमेंट ने लिए थे. दैट वाज नॉट प्रो मिडिल क्लास पीपल. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो, जैसे कि अभी ऐसा बोला जाता है कि बोला क्या, ये एक इनएविटेबल ट्रूथ है कि किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया वहाँ उत्तर प्रदेश में. तो ये एक सेक्युलरिज्म जो धर्मनिरपेक्षता है उसको कहीं ना कहीं ये उस थोड़ा या बहुत एंगल टच करता है सेक्युलरिज्म का. तो ये सारी चीजें अभी नहीं होनी चाहिए थी. अगर यही सब जो चीजें जो अभी हो रही है, जैसे इवोल्यूशन ऑफ राइट विंगिज्म, तो जो दक्षिण पंथ का जो उदय हो रहा है वो चीजें अभी नहीं होनी चाहिए थी. वो पहले अगर होती तो कुछ हद तक फायदा होता, ऐसा ये बोल रहे हैं, ऑथर बोल रहे हैं. उसके बाद ये बोलते हैं कि डिसेसिव एंडिंग ऑफ स्टैग्नेशन आफ्टर अ सेंचुरी ऑफ कॉलोनियल रूल. ऐसा इसीलिए होता है, ये बोल रहे हैं कि अगर पहले होता, ये पास्ट में अगर हिस्ट्री में अगर हम लोग बैक जाते होता तब इसलिए फायदा होता क्योंकि जो स्टैग्नेशन, यहाँ पे स्टैग्नेशन का लिटरल मीनिंग है अ स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी. मतलब जहां पर एक तरह से स्टैग्नेट करने का मतलब होता है कि एक तरह से रुक जाना. जो आप काम कर रहे हैं उसी काम को लगातार करते रहना बिना सोचे समझे, और उसमें अपना प्रोग्रेस नहीं करना, मतलब एक ही स्टेज पर रुक जाना, उस चीज को स्टैग्नेशन बोला जाता है. और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो कॉलोनियल रूल था, जो जैसे हमारा जो भारत देश है वो ब्रिटिश कॉलोनी था, तो वो उसका जो स्टैग्नेशन रूल के बाद अगर ये होता तो कुछ हद तक जो ये राइट विंगिज्म है उसको नेशनलिज्म माना जा सकता था. लेकिन इस स्टेज में आजादी के इतने साल बाद ये उस हद तक उतना इन्फ्लुएंसिव नहीं हो पाएगा जितना ये पहले हो पाता. ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं. इंडिया आफ्टर ऑल इज नॉट सम स्मॉल यूरोपियन कंट्री. यूरोप में ऐसे ऐसे देश हैं जिनसे भारत के राज्य बहुत ज्यादा बड़े हैं. कुछ ऐसे देश हैं जिसका एरिया उत्तर प्रदेश के एरिया का भी आधा है. कुछ गोवा के साइज के बराबर देश है. पॉपुलेशन तो और भी बहुत ज्यादा कम है. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उस तरह की कंट्री नहीं है इंडिया. Not only is it set to become world's largest country in matter of decades, but it also an economy challenged by poverty. यहाँ पर ये बोल रहे हैं थोड़ा सा, मतलब अपना जो अप्रोच है उसको थोड़ा सा चेंज करते हुए ये बोल रहे हैं कि
कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी कंट्री इतने दशकों में नहीं बन पाई। ये कोई मतलब इसका एक जो सेट गोल होता है वो इसका नहीं था, लेकिन और सेट गोल नहीं था, और नहीं, ये क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि इसको इकोनॉमी चैलेंज, जो इसकी इकोनॉमी सबसे किसी भी देश को कोई भी चीज डेवलप करती है तो वो होती है उसकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। उसी से सारी चीजें, जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एचडीपी हो गया, जीएनएच हो गया, पीपीपी हो गया, ये सब सारी चीजें उसी से रिलेट करती हैं। तो अगर मान लीजिए कि, और जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है वो चैलेंज बाय पॉवर्टी है, गरीबी उसको हमेशा चैलेंज करती है, तो उस वजह से ये उतनी डेवलप नहीं हो पाई। तो मेन मुद्दा यहाँ पे गरीबी का उठाया गया है। देयर इज ऑल्सो ग्रेट कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी हियर, अ गवर्नेंस इक्वल टू दिस कॉन्फ़िगरेशन इज वाइटल। तो ये तो सिंपल इंग्लिश है, समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये प्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि इस तरह की गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट जो बोल्ड स्टेप्स ले रही है, दीज आर इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी। यहाँ से ये शुरू करते हैं, एट एन ओमिनस जंक्चर। तो ओमिनस का मतलब होता है ट्रेजिक डेवलपमेंट और एक क्राइसिस सिचुएशन। ट्रेजिक डेवलपमेंट, यहाँ पे ट्रेजिक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा उदास, मतलब बहुत ही ज्यादा धीरे। तो ओमिनस जंक्चर का मतलब होता है इवेंट्स दैट अकर एट क्रिटिकल टाइम। तो जो भी इवेंट्स है वो क्रिटिकल टाइम पे, अगर वो मतलब जैसे कि यहाँ पे इंडिया तो बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट के फेज से जा रहा है, और एक रिवॉल्यूशनरी फेज होता है किसी भी मैटर में, इकोनॉमिक मैटर में, सोशल मैटर में, यहाँ तक कि टेररिज्म के मामले में भी। हालांकि टेररिज्म का मुद्दा तो बहुत ज्यादा यू टर्न ले चुका है, वो उसको किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि पीओके में पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का पलड़ा भारी होगा, और जो हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और बाकी जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हो सकता है इंडिया के फेवर में आ जाए। अभी हाल ही में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं और वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो 5 मिनट में वो समझ में नहीं आएगी। तो ऐसा लग रहा है। देयरफॉर यहाँ पे ये सारी चीजें बोली गई है। और ओमिनस जंक्चर मतलब कि एक क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ डेवलपमेंट। ओमिनस जंक्चर का मतलब यही हुआ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देयरफॉर द बीजेपी चॉइस ऑफ महंत एज चीफ मिनिस्टर। महंत, इसका यहाँ पे योगी आदित्यनाथ को यहाँ पे मतलब डेपिक्ट किया जा रहा है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, इज ओमिनस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मतलब ओमिनस उनको बोला जा रहा है कि इस क्राइसिस सिचुएशन में ये इससे ताल्लुक एकदम नहीं रखते हैं। ये जो अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके सिलेक्शन से ऑथर ताल्लुक नहीं रखते हैं, सीधी सी बात यहाँ पे यही है। द पॉलिटिक्स दैट इट रिप्रेजेंट नीड्स टू बी चैलेंज्ड, बट द क्वेश्चन इज हाउ दिस इज टू बी अचीव्ड। ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो भी कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जैसे कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ सबसे पहले सितंबर में उरी का, उसके बाद आपका एक झटका डिमोनेटाइजेशन का लगा, जीएसटी की बात अलग से है, और जीएसटी के बाद फिर आपका कुछ इस तरह की चीजें और इस तरह का डिसीजन लिया गया है, जिससे मतलब कि ऐसा लगता है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरह से अथॉरिटेटिव रूल जो है बेसिकली वो मतलब एक्सरसाइज कर रही है, एंजॉय कर रही है इंडिया में कुछ हद तक, 5 to 10%। हालांकि डेमोक्रेसी में ये 0% होता है, 0 से 1% भी बहुत ज्यादा माना जाता है। तो एक्चुअल में वो 5 to 10%, 5% के आसपास वो एक्सरसाइज कर रही है इंडिया में। तो ये सब सारी चीजें ये बोल रहे हैं ऑथर की इस चीज को चैलेंज करना पड़ेगा। उसके बाद इन द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट दैट वी फॉलो, डिस्पर्शन ऑफ पावर रिक्वायर्स अ स्ट्रांग ऑपोजिशन एट द सेंटर। यहाँ पे वेस्टमिंस्टर का मतलब बेसिकली वेस्ट से लंदन से, ब्रिटिश के टाइम का ये वर्ड है, और ये वहीं से मतलब ये बोल रहे हैं कि एक्चुअल में हमने ब्रिटिश मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को कॉपी किया। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जब वो पीएम बने इंडिया के, तो उन्होंने फेबियन
फेबियन सोशलिज्म को लाने का यहाँ पे इंडिया में प्रयास किया और वो कुछ हद तक सही सफल भी हो गए। और ये फेबियन सोशलिज्म आया था लंदन से। वो जो उनको इंसेंटिवाइजेशन इस चीज के लिए मिला था लंदन से, ही गॉट इम्पेटस फॉर ब्रिंगिंग फेबियन सोशलिज्म इनटू इंडिया by observing the same thing and the situation that has been made by Fabian socialism in London। तो उसके बाद ये बोल रहे हैं कि it is the absence of any real opposition। अब ये substantiate कर रहे हैं अपने ही thought को कि it is the absence of any real opposition to the Congress for 3 decades after 1947 that is responsible for India's slow progress despite its quite spectacular beginning under जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर ये एक चीज है कि जो एक तरह से एक छत्र राज था कांग्रेस का 1947 के बाद से। मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ कुछ बार आई थी, जैसे जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने 73rd अमेंडमेंट जब किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उतना ज्यादा देर तक और उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं हो पाई थी। ये एक तरह से कांग्रेस का एक छत्र राज ही माना जाता है। तो ये ऑथर बोलते हैं कि इसका रीजन एक ही है, और वो रीजन ये है कि कोई भी रियल ऑपोजिशन जो कांग्रेस को उसकी बराबरी का टक्कर दे सके, ऐसा कोई ऑपोजिशन था ही नहीं। इस वजह से ये जवाहरलाल नेहरू की पॉलिटिक्स को स्पेक्टेकुलर बिगिनिंग बोलते हैं। यहाँ से शुरू किया, बोले पॉलिटिकल पार्टीज बिकम कॉम्प्लासेंट व्हेन दे फेस नो ऑपोजिशन। कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है कि एक कॉम्प्लासेंट का आप सिनोनिम्स स्टैग्नेशन से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग वो नहीं होता है। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कॉन्टेंडेंट टू अ फॉल्ट विथ वन सेल्फ। मतलब जैसे कि कॉन्टेंडेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जैसे होता नहीं है कि आपने कोई गलती कर दी, एक पॉलिटिकल, जैसे कश्मीर का मुद्दा था, वो भी कश्मीर का मुद्दा सुलझ सकता था अगर यूनाइटेड नेशन के पास जवाहरलाल नेहरू नहीं जाते, आज वहां पे इंडिया का तिरंगा होता। लेकिन खैर फेबियन सोशलिज्म का वो एक कैरेक्टर था जो हो चुका है। खैर, तो उसके बाद तो वहां पर क्या होता है, इस तरह की जो गलतियां होती है तो उसको पॉलिटिकल, जैसे अगर कोई स्ट्रांग ऑपोजिशन होगा तो उस चीज का फायदा उठा देगा, लेकिन अगर कोई स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं होगा तो पार्टी कितनी भी गलतियां करती जाए वो उसको पार्टी के मेंबर और पार्टी का जो लीडर है वो उसको ओवरलुक कर जाता है। तो ये यहाँ पे कंप्लासेंट का मतलब यही है कि जब ऑपोजिशन नहीं होता है तो पार्टीज बिकम कंप्लासेंट। It has been pointed out that it is states which witnessed political competition that have made the most progress। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, जो आज तक जितने प्रोग्रेस हुए हैं पॉलिटिकली, जितने भी ज्यादा प्रोग्रेस हुए हैं वो एक पॉलिटिकल कंपटीशन के वजह से हुए हैं। द एग्जाम्पल ऑफ यूजली साइटेड आर, यहाँ पे कुछ एक इनएविटेबल एग्जाम्पल दिया गया है और कुछ स्टेट्स का। दिस does with the BJP in power open endedly we may find a faster pace of development। क्योंकि बहुत ज्यादा ऑपोजिशन, बहुत ज्यादा विरोध, यहाँ तक कि सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठा दिया गया था बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। तो ये एक तरह से बताता है कि बहुत ज्यादा बीजेपी को किसी भी बात पर, हालांकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं और कि डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑफिस पर इस तरह से सवाल उठा दिए गए हैं। तो इस तरह की चीजें तो पहले कभी शायद ही हुई होगी, और वो भी इतने, मतलब उसका जो पेस था, उसका जो स्ट्रेंथनिंग था वो इतना ज्यादा था कि प्रूफ तक मांग लिया गया। तो ये सब चीजें बताती है कि बीजेपी के पास ऑपोजिशन है और एक ओवरवेल्म्ड ऑपोजिशन है बीजेपी के पास। तो यही चीज बता रहे हैं कि चूंकि बीजेपी के पास ओवरवेल्म्ड ऑपोजिशन है तो वी मे फाइंड अ बेटर और अ फास्टर पेस ऑफ डेवलपमेंट इन द कंट्री, बट मैं फाइंड अवर से वर्नर। हाँ, जो अभी मैंने ऑथोरिटेरियन गवर्नेंस के बारे में बोला, तो हालांकि इंडिया एक लिबरल कंट्री है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये ऑथर की ऐसी सोच है। उसके बाद इट इज ऑल्सो कंसीवेबल that despite economic buoyancy the minorities may feel alienated by the politics of Hindutva
even though some of the associated rhetoric has been toned down of late. यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो मुझे लगा वो है कॉन्सीवेबल, कॉन्सीव। ये वर्ड कॉन्सीवेबल बना है कॉन्सीव से, यहाँ पे वी के बाद ई हो जाएगा तो वो कॉन्सीव बनेगा, और कॉन्सीव का मतलब होता है सोचना। इसी से मिलते जुलते दो वर्ड्स और हैं, एक है कॉन्सील और एक है कॉन्गील्ड, CONCEAL। कॉन्सील मतलब होता है चुराना, और कॉन्गील्ड CONGEALED, कॉन्गील्ड। ये पास्ट टेंस में नहीं है कॉन्गील्ड, ये पूरा शब्द है। जैसे क्रिसेंडोज होता है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये नहीं जुड़ता। क्रिसेंडोज एक वर्ड है, वो प्लूरल में भी वही रहेगा, सिंगुलर में भी वही रहेगा। तो क्रिसेंडोज जैसे हुआ वैसे ही है कॉन्गील्ड। कॉन्गील्ड का मतलब होता है जमना, जम जाना। तो खैर यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये जो चीजें यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इट इज ऑल्सो कंसीवेबल दैट डिस्पाइट इकोनॉमिक बॉयंसी द माइनॉरिटीज में फील एलियनेटेड बाय पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व इवन दो सम ऑफ द एसोसिएटेड रेटोरिक हैव बीन टर्न्ड ऑन इट। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स, हिंदुत्व पॉलिटिक्स, ये ऐसा ऑथर बोल रहे हैं कि जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स जो यहाँ पे हो रही है उसका माइनॉरिटीज से क्या लेना देना। पहली बात तो हो सकता है ऑथर के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि जो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है माइनॉरिटीज के साथ, और जो माइनॉरिटी का उतना वैल्यू नहीं है, उतनी वैल्यू उसकी नहीं है आजकल के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में या फिर किसी भी मेन स्ट्रीम एग्जीक्यूटिव बॉडी में या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी में। तो ये बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी को उस हिंदुत्व से क्या मतलब। उसके बाद टू अवर्ट both these possibilities it is important that the BJP remain challenged by strong opposition at center। उसी चीज को इन्होंने यहाँ पे सब्सटेंशिएट किया है और यहाँ पे जाके एंड कर दिया है। Right now this can be imagined as coming from Congress alone, for it is the only other national party though in reduced circumstances। यहाँ पर कांग्रेस के बारे में बोला गया, और यहाँ पे बेसिकली यही बोला गया कि कांग्रेस ही है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, लेकिन दो इन रिड्यूस सर्कमस्टांसेस, लेकिन अभी खुद कांग्रेस एक वल्नरेबल पोजीशन पर है। बट दिस कांट बी गारंटीड, ये इस चीज को गारंटी में लिया नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है मोदी जी ने जो प्रॉमिस 2014 के इलेक्शन में किया था, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें थोड़ा सा भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का अगर नॉलेज है तो वो समझ सकते हैं मोदी जी की प्रॉब्लम। क्योंकि जब बजट उस साल भी 2014 में भी जब बजट निकला था तो ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, उस समय उस कंपनी से कर्ज लिया गया था, वो सरकार हारी और इतना बड़ा कर्ज का गड्ढा बीजेपी को भरना पड़ा था, जो बीजेपी को उसके बारे में कोई आइडिया तक नहीं था। तो ये सब सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे समझा जा सकता है, और भी ऐसी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं जो बीजेपी अपने लेवल पर कर रही है और एक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हालांकि जो पब्लिक, जो कॉमन मैन है, जो कॉमन पीपल है, वो ये सब नहीं समझते। वो सागरमाला के बारे में उतने अच्छे से नहीं जानेंगे। बैंक के जो NPAs हैं उनके बारे में भी वो नहीं जानेंगे। तो ये सब जैसे धनुष है, ये सब बहुत सारी स्कीम्स हैं जो लाई गई हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उनकी गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली। तो ये सब चीजें हैं जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा गैप है। और जिस समय जो इलेक्शन रेटोरिक था नरेंद्र मोदी का, जो वादे उन्होंने किए थे, उसमें से बहुत ही कम वादे उन्होंने फुलफिल किए हैं। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि बट दिस कांट बी गारंटीड to effectively be the opposition, India's grand old party उसी पार्टी को बोल रहे हैं, would have to not just rethink its strategy but reflect seriously on what it stands for today। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो भी इसकी पार्टी है, ये बीजेपी, उसको जो अपना जो एक व्यू पॉइंट है वो बाकी ऑर्डिनरी पार्टी से अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास ऑपोजिशन बहुत ज्यादा है। ऐसा ऑपोजिशन कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस के लिए था ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद व्हाई हैव द पीपल ऑफ यूपी चूजन टू वोट इनटू गवर्नमेंट a party that has not a great deal to show in terms of countrywide economic indicators।
ये सब चीज़ें मैंने बोली अभी आपको। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेसिकली वही सब चीज़ें आ जाएंगी, जीएनपी, जीडीपी, जीएनएच, एचडीपी, उसके बाद यही सब चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। द पीपीपी, उसके बाद द इकोनॉमी हैज स्लोड एंड इज नो वेयर नियर अचीविंग द डबल डिजिट ग्रोथ प्रॉमिस ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन ऑफ 2014। वही जो मैंने अभी आपको बोला कि जो उन्होंने एक इलेक्शन के समय 2014 में बोला था वो अचीव नहीं हुआ है। यही चीज़ यहाँ पे ये लिखते हैं। इन्फ्लेशन इज लोअर बट फार फ्रॉम टेम्ड with the price of dal, the poor man's protein, reaching close to rupees 200 per kg on occasion। यहाँ पर देखिए, जब जब ये भारतीय जनता पार्टी पावर में आई तो ग्लोबल जो सिनेरियो था वो बहुत ज़्यादा ट्यूमल्टुअस था। एक वरदान जो मिला भारतीय जनता पार्टी को वो ये था कि जो ऑयल प्राइजेस थी वो ड्रास्टिकली कम आ गई। वो इतनी ज़्यादा कम हो गई कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। और एज इंडिया इज एन गुड इम्पोर्टर ऑफ ऑयल तो उसका जो खर्च बैठता था वो कम हो गया। हालांकि रेपरकशन भी इसके हुए हैं लेकिन वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो टेक्निकल है थोड़ी चीज़ें वो। तो वो उसका जो था, जो ऑयल प्राइस था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, जिससे भारत का जो पैसा था वो बचा रह गया। उसके वजह से और भी बहुत सारे इफेक्ट हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। और उस चीजों के उतने सारे प्रोसेसेस के बाद एक कंसोलिडेटेड चीज ये हुई कि जो इन्फ्लेशन है वो लोअर हो गया, वो अपने आप लोअर हो गया। उसको मोदी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे ये बोलते हैं कि इन्फ्लेशन इज लोअर बट फार फ्रॉम टेम्ड। टेम्ड का मतलब होता है कि आपने खुद, एक होता नहीं एक किस्मत से हो गया और एक होता है नहीं बहुत मेहनत करके किया। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि नहीं, मोदी जी ने और मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इन्फ्लेशन जो था वो कम हुआ, वो इनएविटेबली कम हुआ। उसके बाद कुछ यहाँ पे डेटा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो पर केजी जो कंजम्पशन है किसी भी पुअर का वो 200 रुपीज 200 के पास पहुंच गया ऑन ओकेजन, मतलब किसी भी फेस्टिव में। तो ये वहां पर पहुंच गया। ये ऐसी चीजें यहाँ पे बोल रहे हैं। टू टॉप इट ऑल देयर वाज द डीमोनेटाइजेशन। फिर वही डीमोनेटाइजेशन फिर से, हालांकि आरबीआई की रिपोर्ट इस तरह की चीज़ों को सिरे से खारिज करती है। वो 10 मार्च 2017 को आरबीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट निकली थी, आरबीआई ने ही निकाली थी। आप उसको प्लीज़ पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या ये सब चीज़ें क्या हैं। और ये हिंदू पता नहीं लेफ्ट विंगिज्म कुछ ज़्यादा ही है इसका। तो ये है। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि येट द बीजेपी हैज वॉकड अवे विद द प्राइज ऑफ पावर इन इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट बाय फार। यहाँ पे ये बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं और उसके बेसिकली पावर के उसका जो विक्ट्री हुआ उत्तर प्रदेश में, जो कि एक लार्जेस्ट स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि वो इसी चीज का इनको एक जो पुरस्कार होता है वो मिला। Accounts such as that the BJP has merely tapped into its vote bank imply an irreversible slide, which is hopelessly pessimistic। इस विक्ट्री को पैसिमिस्ट का मतलब होता है जो डीमोटिवेटिंग करे। एक होता है आशा निराशा, तो निराशा मतलब होता है पैसिमिस्टिक, इसका ऑपोजिट होता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है पॉजिटिव सोच रखने वाला। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बता रही हैं कि अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती आपका उत्तर प्रदेश में, तो जो है उसके लिए बहुत ही ज्यादा डी इंसेंटिवाइजिंग फैक्टर वो हो जाता है और उसको बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट करता है। तो पैसिमिस्टिक यहाँ पे मतलब है दे फेल टू एक्नॉलेज दैट बीजेपी हैज बीन वोटेड आउट इन यूपी इन द पास्ट, मोस्ट सिग्निफिकेंटली एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद। ये बाबरी मस्जिद का जो हुआ था उसके पहले वो जब डिमोलिशन उसका हुआ, उसको जब डिस्ट्रक्ट किया गया, तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हार हो गई थी। तो ऐसा ऑथर बोल रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन करते समय ये नरेंद्र मोदी की सरकार भूल चुकी थी वो सब चीज। बट इट हैज रिटर्न टू पावर ओनली आफ्टर अ स्पेल इन विल्डरनेस आफ्टर द बहुजन समाज पार्टी एंड द समाजवादी पार्टी had been given a chance to deliver broad based development। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये वाइल्डरनेस में ही ये जो है मतलब एक तरह से जो पॉलिटिकल मेस होता है, जो वो
when there will be more than one party, then it is inevitable that political mess must be created at that particular geographical area where all the and when all these political parties are present simultaneously there and they are exercising their power simultaneously there, then it is very much obvious that there would be some time of mess, and each and every party would be entrapped in that. तो यही चीज वहाँ पे हुआ है, और वहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों के जो एक रेटोरिक था, वो चीजें जैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी, तो जो इनका जो डेवलपमेंट का पेस है और जो वो जितना जो इनका जो इमेज, एक तरह से जो पॉजिटिव पॉलिटिकल इमेज, वो क्रिसेंडोस करने लगा। द मिडनाइट रिमाइंडर। अब यहाँ पर मिडनाइट रिमाइंडर बेसिकली मिडनाइट कब होता है? मिडनाइट 12 बजे। याद है 15 अगस्त 12 बजे क्या हुआ था? हा? ये उसी चीज के ऊपर है। While the Congress's leadership has said little publicly on its defeat in UP, some of its spokespersons exhibited a thoughtfulness on television soon after when they spoke of a need to reflect deeply on the inability of the party to come up with a winning formula, so to speak। ये बेसिकली एक रिएक्शन होता है, ये कांग्रेस का रिएक्शन हार के बाद वो यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। यहाँ से यहाँ तक में बस यही चीज लिखा हुआ कि वो पार्टी वाले बोलने आए तो क्या बोला, ये सब चीज लिखा हुआ। If the party ever gets down to such an exercise seriously, it need do nothing more than study Nehru's कंडक्ट एज प्राइम मिनिस्टर। जब ये बोल रहे हैं कि जो नेहरू का कंडक्ट था प्राइम मिनिस्टर का, उसको पढ़ना काफी है अगर कोई पार्टी इस तरह से हारती है तो। एंड दे कुड मेक नो बेटर अ स्टार्ट देन टू लिसन टू हिज पब्लिक एड्रेस एट मिडनाइट ऑन अगस्त 14, 1947। वही मिडनाइट जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे मिडनाइट, यहाँ पे जो मिडनाइट मैंने बताया था वही है मिडनाइट अगस्त 14, 1947। So there between the weary voice and measured cadence, members of today's Congress party would find a purpose worth reclaiming. Nehru had spoken of independence as essentially an opportunity for ending of poverty and ignorance of disease and inequality of opportunity। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो नेहरू थे उन्होंने जो पॉवर्टी को खत्म करने की जो अपॉर्चुनिटी उस अपॉर्चुनिटी थी उसके बारे में लेकिन जो पॉवर्टी का जो बेसिक जो मतलब उसको एक स्टैंडिंग पिलर कहा जा सकता है, वो जो है इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में चर्चा नहीं की। इग्नोरेंस मतलब जो डिप्राइव्ड क्लासेस थे, जो डाउन ट्रोडन लोग थे, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया। इग्नोरेंस उन्हीं लोगों के, बेसिकली पीपल के बारे में है। तो उसके बाद इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सोशल अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ये सोशल अपॉर्चुनिटी के बारे में बोल रहे हैं। सोशल अपॉर्चुनिटी जैसे कि यूजेज ऑफ सोशल सर्विस, समथिंग लाइक दैट। और जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिस वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता था, उस चीज को इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोल रही है। देयर इज क्लैरिटी इन दिस फॉर नेहरू could see that without it independence would amount to no more that replacing a colonial autocracy with a native one। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो सीधे के सीधे ब्लेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसमें ये क्लैरिटी थी, नेहरू के स्पीच में ये क्लैरिटी थी कि विदाउट इट इंडिपेंडेंस वुड अमाउंट टू नो मोर, कि इसके अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंडिपेंडेंस जो है वो एक कॉलोनियल ऑटोक्रेसी से एक नेटिव ऑटोक्रेसी में बदल जाएगी। मतलब गोरे अंग्रेज जाएंगे, काले अंग्रेज आ जाएंगे। ये यहाँ पे बेसिक ये मतलब इसका। इट इज इंटरेस्टिंग दैट व्हाइल इवन प्रॉस्पेरिटी मेक्स एन appearance later in the speech, secularism is altogether missing from it। हालांकि सेक्युलरिज्म को है वो अमेंडमेंट के थ्रू इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल में घुसाया था। प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म शुरू से नहीं था। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो
ये सारी जो स्पीच थी उस रात को, जो जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी थी, उसमें से सेक्युलरिज्म तो गायब ही था। तो अब उस सेक्युलरिज्म पर वो गायब था, उस पर ये ऑथर थीसिस दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या नेहरू को ये भूलना क्या उनकी गलती नहीं है। ये एक बेसिकली एक सवाल पूछ रहे हैं उनसे। नॉट इवन हिज मोस्ट आर्डेंट क्रिटिक, आर्डेंट मतलब होता है कि एक कट्टर जो कहा जाता है ना, उसको हिंदी में ये बोलते हैं, इसका इंग्लिश में मतलब होता है ग्लोइंग और शाइनिंग लाइक अ फायर, मतलब एक लिटरल मीनिंग, इसका एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग यही है। क्रिटिक्स वुड डेयर प्रपोज दिस, वो उनके जो अपोजिशन के, जो नेहरू के जो पार्ट जो एकदम अपोजिट थे, उनके एकदम कट्टर विरोधी थे नेहरू के, वो भी डेयर मतलब होता है कि हिम्मत करना, वो उसको प्रपोज करने की, सेक्युलरिज्म को हिम्मत कर देते। और कैन इट बी सेड दैट नेहरू कुड अफोर्ड to not foreground secularism in a way that the Congress must today, as the climate has changed considerably since। हालांकि एक चीज और यहाँ पे कही जा सकती है, क्योंकि उस समय की बात कुछ दूसरी थी। वहां पर हिंदू पाकिस्तान उसी समय बना था, हिंदू मुस्लिम के दंगे उसी समय चालू थे। उसके बाद हालांकि गांधी जी, इससे तो रिलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी गांधी जी की जो डेथ हुई थी वो भी इसी से रिलेटेड थी। नाथूराम गोडसे ने जो किया, वन ऑफ द रीजन वाज समथिंग रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म। उसके हालांकि जब नाथूराम गोडसे का आप रियल स्पीच सुनिएगा तो देयर आर सेवरल रीजन व्हाई ही शॉट महात्मा गांधी, बट वन ऑफ द रीजन इज जस्ट रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म। तो कांग्रेस मस्ट टुडे, उसके बाद नेहरू वाज स्पीकिंग इवन एज कम्युनल वायलेंस एनेक्टेड अ डेथली डांस अराउंड हिम। तो जब उनसे इसके ऊपर इसका बोला गया कि आपने ऐसा क्यों नहीं बोला, तो वो बोलते हैं कि कम्युनल वायलेंस जो उस समय की, हाँ हालांकि ऐसा हो सकता था, कम्युनल वायलेंस चांस थी कि हो जाती, तो एक्टेड एज डेथली डाउन एंड हिज सब्सिक्वेंट एक्शन स्पीक नॉट ओनली फॉर वेयर ही स्टूड vis-a-vis द क्वेश्चन ऑफ द रोल ऑफ रिलीजन इन द नेसेंट रिपब्लिक, बट ऑल्सो ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ इंडिया मुस्लिम पोस्ट पार्टीशन। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो नेहरू का जो अब एक्शंस, मतलब जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने एग्जीक्यूशन किया, वो ये बताता था कि रिलीजन का जो रोल है वो नेसेंट रिपब्लिक में, जो कि मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि सेक्युलरिज्म बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेसेंट रिपब्लिक में रिलीजन का कोई रोल उतना है ही नहीं। और जो इंडियन गवर्नमेंट जो उस समय बनी थी, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडियन गवर्नमेंट हैज एट दैट टाइम, इंडियन गवर्नमेंट हैड द ओनर्स टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम्स पोस्ट पार्टीशन। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोली, एक मतलब एक तरह का अपना जस्टिफिकेशन दिया। आई विटनेस अकाउंट स्पीक ऑफ हिम एज अ मैन पोजेस्ड हैरेगोइंग roving gangs of Hindus seeking revenge on Delhi's street in August 1947। तो यहाँ पर हैरेगोइंग का जो ये वर्ड है वो आ रहा है हैरेगोई से, हैरेंगू से। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है लाउड बॉम्बास्टिक डिक्लेमेशन एक्सप्रेस्ड विथ स्ट्रॉन्ग इमोशन। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन मतलब जैसे होता नहीं एक आपको मतलब कोई भी चीज एकदम डेस्परेटली करना है, वो यहाँ पे हैरेंगोइंग का मतलब यहाँ पे ये होता है। और उस टाइम कुछ लोगों ने ये देखा था कि मुस्लिम्स को मारने के लिए अगस्त 1947 में दिल्ली की सड़कों पर बहुत सारे हिंदू के जो गैंग है, रोविंग गैंग, वो घूम रहे थे। Some years later, he was to ensure the recodification of Hindu personal law with a view to redressing the balance against women। तो हिंदू पर्सनल लॉ मतलब कि जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो महिलाओं को हमेशा कम समझा जाता था उस समय, तो उनकी आवाजें दबा दी जाती थी। तो उस तरह की चीजों को पॉलिटिकली कोडिफिकेशन करना वो इनका वो था, नेहरू का। Petition seeking justice in marriage that have reached the Supreme Court from Christian and Muslim women suggest that he erred in not giving the same treatment to all religion। तो बेसिकली यहाँ पे ये ऑथर क्लेम कर रहे हैं कि नेहरू
के टाइम के जो सुप्रीम कोर्ट थे, जैसे कि आज आप जुडिशियरी देख रहे हैं इतना मतलब इंडिपेंडेंट है और इतना मतलब वो पावरफुल है, उस टाइम जुडिशियरी की ये हालत नहीं थी। उस टाइम गवर्नमेंट पावरफुल थी और जुडिशियरी उसकी सबऑर्डिनेट थी। तो अर्ड अर्ड का मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि होता है बेसिकली, अर्ड इज पास्ट टेंस, ERR। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गलती कर दी थी और ये गलती डिस्क्रिमिनेशन की थी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, बट ही हैड स्टॉप्ड विद दिस। Unlike the Congress after Indira Gandhi, he did not allow his commitment to safeguarding the right of India's minorities to exchange for any empowerment of the clergy। तो ये सब जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी के बाद, जब इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस ने ये कमिटमेंट को सेफगार्ड करने का अलाउ दिया ही नहीं। वो जो ऑन द ग्राउंड ऑफ, हालांकि कांग्रेस जो है वो सेंटर लेफ्ट में आती है, तो जो भी ये सब सारी जो चीजें जो हो रही है वो एक राइट विंगिज्म पार्टी वैसी करती है। हालांकि नेहरू का मॉडल जो था वो डेवलपमेंट का वो बहुत ही अच्छा था और वो गांधी जी के स्वराज्य से मिलता था, लेकिन जो इस तरह की बातें हुई, नेहरू को ऐसा डर था, और हो सकता है ऐसा डर उस समय सही भी हो रायोट्स का, तो उस वजह से इन्हें कुछ राइट विंगिज्म को रिजेंबल करना पड़ा। तो और हालांकि कांग्रेस अभी तक, शुरू से लेके अभी तक वो सेंटर लेफ्टिस्ट है। तो ये सब सारी चीजें क्लैश हो गई और इंदिरा गांधी के बाद ये सब चीजें चली नहीं। Nothing, however, can match the cynical calculation of Rajiv Gandhi in response to the Shah Bano case and Ram Temple agitation, which appeased the most reactionary sections of Muslim and Hindus respectively। Appeased मतलब होता है gain of goodwill, मतलब gain of goodwill मतलब आप किसी और के नज़र में अच्छे बन जाएं, उसको appeased कहते हैं, उसके नज़रिए से। तो नथिंग हाउएवर कैन मैच द सिनिकल। तो ये जो चीजें हैं, जो राम टेम्पल एजिटेशन और जो शाह बानो का जो केस राजीव गांधी के समय पर जो हुआ था, तो उससे क्या हुआ कि हिंदू के नजरिए में जो राजीव गांधी की इज्जत थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो फिर ये भी एक तरह से राइट विंगिज्म की तरह इशारा करता है। द मोस्ट रिएक्शनरी सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज respectively with its path was cleared for the rise of BJP। तो यहाँ पर जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो कांग्रेस के अंदर हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर हुई, वो उसके वजह से बीजेपी को डेवलप होने का एक मौका मिल गया। इट इज एंटायरली इन द हैंड ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न टू बीइंग अ पार्टी दैट कीप्स रिलीजन आउट ऑफ पॉलिटिक्स, except of course to ensure that an individual's right to worship without trampling on the right of others is preserved। तो ये बताते हैं कि अब ये कांग्रेस के हाथ में ही था कि उस पार्टी को अभी तक जिंदा रखें और जो रिलीजन की जो पॉलिटिक्स है, जैसे कि यहाँ पे भी शाह बानो केस और राम मंदिर केस, ऊपर से जो आपने यहाँ पे सब्सटेंशिएशन इनका देखा था क्रिश्चियन और मुस्लिम का सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये अब कांग्रेस के ये एकदम ये सब चीजें क्लियर हो गई थी कि आपको अब इन सब चीजों से अपनी पॉलिटिकल इमेज को दूर रखना पड़ेगा। उसके बाद the ideal is summed up perfectly by Nehru, who had ended his speech with, all of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India and equal right, privilege and obligation। तो ये चीजें समझ में आने के बाद नेहरू की ये स्पीच हुई थी। इस स्पीच में उन्होंने बेसिकली सेक्युलरिज्म की बातें की थी। सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता, सबको एक समान बताया था चाहे वो कोई भी हो, और सबके लिए एक ही राइट्स और प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीजें उन्होंने क्लेम की थी। द कांग्रेस सेकेंड मूवमेंट आफ्टर द नेशनल मूवमेंट वॉज टू come in 1991 when it averted a default on India's international obligation। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो 1991 की जो बात की जा रही है, ये बहुत ही क्रूशियल समय था। हो सकता था कि इंडिया का कोलैप्स हो जाता, जैसा कि यूएसएसआर सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स हुआ था 1991 में, वैसा इंडिया के साथ हो सकता था। क्योंकि देखिए, इंडिया के पास फॉरेक्स बचा ही नहीं था। 200 समथिंग मिलियन डॉलर ही बचा था बस।
वो एकदम एकदम सब कुछ खत्म खत्म होने वाला था। तो इसी समय नरसिम्हा राव राव उस समय के पीएम थे और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन दोनों और पी चिदम्बरम भी थे, तो इन तीनों ने मिल करके एलपीजी लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, अर्बनाइजेशन। और ये बहुत रिस्क टेकिंग था, क्योंकि 1991 में जो सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स हुआ था वो भी इसी तरह के लीवरेज पॉलिसी के वजह से ही हुआ था। और वो पॉलिसी मिखाइल गोर्बाचेव जो उस समय के थे यूएसएसआर में, उन्होंने लाया था। और दो पॉलिसी लाई थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। ये दोनों जो है ये रशियन वर्ड्स हैं, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। ये दोनों बेसिकली क्योंकि एज रशिया, यूएसएसआर इज अ कम्युनिस्ट रेजिम, वहाँ पे साम्यवादी शासन चलता है। तो वहाँ पर इस तरह की जो जैसे कि चाइना में साम्यवादी शासन चलता है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो एक साम्यवादी देशों में नहीं हो सकती। इस वजह से यूएस सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया। शायद पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने ये बात समझी और 1991 में दरवाजा खोल दिया। परमिट वाला इंस्पेक्टर राज, ये सब सारी चीजें वहीं से आई है। अब प्रॉब्लम ये 1991 की कहानी, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इंडिया का भी कोलैप्स हो सकता था उस टाइम, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल ये सिचुएशन है। आप सोचिए ना, आज इंडिया का $300 बिलियन है। $300 बिलियन, इसका मतलब 300 बिलियन डॉलर। आज चाइना का रफली $1.1 ट्रिलियन के आसपास का रिजर्व है, और उस समय मात्र 200 समथिंग मिलियन डॉलर थे। तो जो ये है एकदम संभव नहीं है। और 10 लाख में 1 मिलियन होता है, 100 मिलियन में 100 मिलियन में 1 बिलियन होता है, 100 बिलियन में 1 ट्रिलियन होता है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना वास्ट गैप था उस समय। और अगर फॉरेक्स कम हो जाए तो किसी भी गवर्नमेंट का चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और उसके बाद देखिए, लेड बाय पीवी नरसिम्हा राव, इट स्टीयर्ड द कंट्री अवे फ्रॉम डिम्यूनिशन। उसी चीज की बात करिए जो मैंने आपको बताया, ऑफ द पॉलिटिकल स्टेचर दैट वाज एश्योर्ड इट वाज टू रेनेग ऑन देम। रेनेज मतलब होता है कि फेल टू फुलफिल द प्रॉब्लम। जो फॉरेक्स की जो यहाँ पे फॉरेक्स की जो प्रॉब्लम आई थी, उसी के बारे में बोल रहे हैं। देयर वाज आल्सो सम कंटिजेंट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी। One need only glance at post-communist Russia to see how the Rao Manmohan Singh duo managed the transition with some finance. ये जो मैंने अभी आपको बताया वही सब है इसमें। It is only later under the UPA that the Congress got identified with not only dynastic privilege but also allowing economic inequality to spin out of control. ये जो चीजें हुई ये पब्लिक में आ गई। उस समय आईटी भी बूम पर नहीं थी 1991 में। तो आईटी भी बूम पर नहीं थी, तो हाथ कुछ था ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे एकदम कल परसों में इंडिया कोलैप्स हो जाएगा। तो ये सब जो चीजें थी, ये सब चीजें हो रही थी। तो इस चीज से ये चीज पता चली कि जो कांग्रेस जो इतना जो विक्ट्री हर बार जीत रही है कांग्रेस, उसको एक डायनेस्टिक प्रिविलेज मिला है। डायनेस्टिक प्रिविलेज इन द सेंस कि आजादी के समय जो पार्टी लड़ाई कर रही थी, तो एक आदमी में सेंस हो जाता है, मतलब कॉमन पीपल में ये सेंस हो जाता है कि नहीं, ये पार्टी आजादी के समय से कर रही है तो ये अच्छा करेगी। तो ये जो डायनेस्टिक प्रिविलेज, वंशागत जो प्रिविलेज, जो जैसे नेहरू थे इसी पार्टी के, उसके बाद बहुत सारे गांधी जी को भी सीधा कांग्रेस को गांधी जी ने पैट्रोनेज दे रखा था। तो इस तरह की जो चीजें थी, इस तरह का जो इंसेंटिव था, उस वजह से कांग्रेस की विक्ट्री हुई। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इससे डायनेस्टिक प्रिविलेज, ये बात तो प्रूव हुई, बट ये बात और भी प्रूव हो गई कि इतने सालों में, आजादी के इतने सालों बाद भी कांग्रेस जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाई है। तो अब बात ये थी कि कांग्रेस की इमेज यहाँ से चरमराने लगी थी। और उसके बाद ये लिखते हैं कि नाउ द कंसर्न्स ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर इंक्लूडिंग द हैंकरिंग ऑफ रिकॉग्निशन बाय द यूएस केम टू बी प्रिविलेज्ड। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अब जो कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो इन सब चीजों से अब क्या हुआ, कॉर्पोरेट सेक्टर का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होने लग गया। बहुत तेजी से तो नहीं हुआ, क्योंकि इंस्पेक्टर कोटा परमिट राज था वहां पे, तो
तो बहुत तेजी से तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अब प्रायोरिटी ये हो गई थी कि यूनाइटेड स्टेट से उन सबको रिकॉग्निशन मिले, और जो प्रिविलेज जो यूएस देता है वो इंडिया में भी उन सब लोगों को मिले। हालांकि ये बहुत ज़्यादा, ये जो इकोनॉमी है, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, उतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग है ये। तो ओवर दैट, हालांकि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें, सॉरी इकोनॉमिक्स है जो, और यूपीएससी के सिलेबस में भी ये कुछ हद तक है। ओवर दैट ऑफ द ऑर्डिनरी इंडियन, द गवर्नमेंट came to be seen as distant, and instances of the ingenious use of the state apparatus to amass private wealth under liberalized policy regime came to light। ये उसी के बारे में बोला जा रहा है, उसी चीज को सब्सटेंशिएट किया जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ द लेटर रेंज फ्रॉम टेलीकॉम टू एविएशन। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि आईटी सेक्टर में गवर्नमेंट का 0% हाथ है, उसको गवर्नमेंट ने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो बात ये है कि आईटी सेक्टर को जब गवर्नमेंट ने छोड़ा तो वो इतने ज़्यादा डेवलप कर गई, और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने उसको रेगुलेट किया, जिस भी कंपनी को रेगुलेट किया, जिस भी सेक्टर की कंपनी को रेगुलेट किया, वो आईटी के बराबर आई नहीं, आईटी के आसपास वो है ही नहीं। तो ये यहाँ पे ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि हो कि गवर्नमेंट, बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। अब उसके बाद देयर स्टिल टाइम, अब यहाँ पे कंक्लूड करते हुए बोलते हैं कि विद दिस पाथ ऑलरेडी क्लियर्ड फॉर बीजेपी वाज वाइडेंड। ठीक है, बाय द टाइम ऑफ द इलेक्शंस इन यूपी, नरेंद्र मोदी हैज रीपोजिशन्ड हिमसेल्फ एज द डिलीवरर ऑफ ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट, अ रोल दैट हिस्टोरिकली बिलोंग्स टू कांग्रेस। यूपी, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे नरेंद्र मोदी को एक मैसिव विक्ट्री मिली, ये ऑथर बताते हैं कि वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने रिपोजिशन कर दिया था, और उस यूपी को हिस्टोरिकली वो बताते हैं कि वो कांग्रेस से बिलोंग करता है। इट वाज दिस वेरी रोल दैट नेहरू had in mind when on the eve of independence he spoke of prosperity being indivisible। तो अभी यहाँ पे एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट नेहरू के ऊपर देते हैं, और जो बोलते हैं कि जो वो बोल रहे थे वो उन पर भी लागू होता है। इट इज स्टिल नॉट टू लेट फॉर द कांग्रेस लीडरशिप टू इंटरनलाइज दिस, above all in the coarser language of today, Nehru had walked the talk। Economic inequality declined as a result of his policy, and the man himself died owning far less than he had inherited। फिर यहाँ पे नेहरू को प्रेस करते हुए बोलते हैं कि नेहरू ने जितना भी वेल्थ इनहेरिटेड किया था, और वो इनहेरिटेड किया, लेकिन जब वो गए इस दुनिया से, जब उनकी डेथ हुई, तो उस समय उनके पास उस वेल्थ से बहुत ही कम वेल्थ उनके पास बचा था। तो इशारा यही है कि पब्लिक सेक्टर में या फिर एक वेलफेयर सेक्टर में उनका पैसा खर्च हो गया। ये नेहरू को प्रेस करते हुए बोलते हैं। तो ये आर्टिकल यहीं पे एंड करता है। इसको लिखा था पुलपरे बालकृष्णन ने, जो कि प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत और IIM कोझिकोड के सीनियर फेलो भी हैं। सो थैंक यू गाइज, आई होप you like my analysis। So for another analysis, please do check out other videos। So thank you, keep learning, and keep growing। Thank you very much।